हेलो गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण आज का हमारा टॉपिक है। ध्यान देना, एल्कोहलों का निर्जलीकरण मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O, मतलब जल का निष्कासन ही क्या है, एल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। रिमूवल ऑफ H2O, जल का निष्कासन एल्कोहल निर्जलीकरण कहलाता है। ये निर्जलीकरण टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या है, ताप निर्भर है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण ताप द्वारा प्रभावित होता है, ताप पर निर्भर है। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ताप द्वारा निर्भर है और वहाँ पर उत्पाद प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और आप वहाँ गलती कर बैठोगे। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एथेनॉल। तो एथेनॉल CH3 CH2 और OH। देखिए, एथेनॉल है ये। एथेनॉल का डिहाइड्रेशन यदि हम 403 डिग्री केल्विन पर करवाएं, 413 केल्विन पर करवाएं और ये डिहाइड्रेशन होता है, ध्यान देना, H2SO4 कंसेंट्रेट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है। यदि एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन 413 केल्विन पर करवाएं तो यहाँ पर एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखना, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा वो इस तरह होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल पार्टिसिपेट करेंगे और रिमूव ऑफ वाटर, जिससे क्या बोला गया, डिहाइड्रेशन बोला गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बनेगा CH3 CH2O और यहाँ पर कौन है, CH2 CH3। ध्यान देना, यहाँ पर बनेगा ईथर। कौन बनेगा यहाँ पर, डाईएथिल ईथर। यहाँ पर डाईएथिल ईथर फॉर्मेशन होगा। हम शॉर्ट में कह सकते हैं भाई, यहाँ पर ईथर का प्रिपरेशन हो जाएगा, ईथर निर्माण होगा यहाँ पर। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन यदि 413 केल्विन पर हो कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा डाईएथिल ईथर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि टेम्परेचर 413 है तो यहाँ पर एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। और यही बात हम सेकंड टेम्परेचर है उसके हिसाब से करवाएं। तो देखिए, हमारे पास एथेनॉल CH2OH और यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये CH3 CH2OH एथेनॉल ही है, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर थोड़ा चेंज करते हैं। टेम्परेचर यदि 443 केल्विन हो, 443 केल्विन हो, मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो और परिस्थितियाँ वो की वही हैं, कंसेंट्रेट H2SO4 है, वाटर भी यहाँ से आउट होगा। और वाटर किस तरह आउट होगा, यहाँ पर ध्यान देना, OH और H। तो यहाँ पर इस तरह से रिमूव ऑफ HOH, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, निष्कासित होगा, जिसे हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर गौर करना आप, एक सिग्मा बॉन्ड ये था, सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये था। इस प्रोसेस में 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होने जा रहे हैं और ध्यान देना, 2 सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो एक नया पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है। तो इधर देखिए आप, CH2 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर अब एक पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक प्रिपरेशन हो जाएगा, बन जाएगा और ये बनेगा भाइयों एथीन। कौन बनेगा यहाँ से, एथीन। दैट मीन्स यहाँ पर एल्कीन का प्रिपरेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, दोनों हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, लेकिन
प्रोडक्ट का निर्माण टेम्परेचर पर निर्भर है। किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर, ताप पर निर्भर है। देख 413 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर ईथर का निर्माण हो रहा है। और यदि रिएक्शन 443 केल्विन पर होती है तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? एल्कीन। आपके सामने है। तो कुल मिलाकर आप इस तरह के रिएक्शन में गलती होने के ज़्यादातर चांस होते हैं। आप ये गलती नहीं करें और सही से आपका आंसर करें। यदि टेम्परेचर कम है तो एथेनॉल यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एक एथेनॉल और सेकंड एथेनॉल, तो यहाँ पर मैं 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए। तो ये तो मेरा छोटा सा वीडियो था। पसंद आए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।